हेलो व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगी एस्थमा के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं एस्थमा होता क्या है। एस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें हमारी सांस लेने की जो नलियां होती है, जिसको हम एयरवे बोलते हैं, वो सिकुड़ जाता है, यानी कि नैरो हो जाता है। तो इससे हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खांसी होना, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है जिसे हम व्हीजिंग बोलते हैं। तो इसके अलावा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या है, डे टू डे लाइफ है, वो भी अफेक्ट हो जाती है अस्थमा के अटैक से। तो अस्थमा का हमें एक्यूट अटैक भी हो सकता है और क्रॉनिक अस्थमा भी हो सकता है। क्रॉनिक अस्थमा का मतलब कि अगर हमें काफी लंबे समय से अस्थमा के अटैक्स आते जा रहे हैं, अगर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस बोलते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं अस्थमा के। तो अस्थमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कम हो जाए, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, उससे भी किसी को अस्थमा का अटैक आ सकता है। या किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, कभी कभी किसी एनिमल की फर से उस पर्सन को एलर्जी हो सकती है, या किसी को नेचुरल या फिर इनहेरिटेड एलर्जी की प्रीडिस्पोजिशन है, एस्थमा की प्रीडिस्पोजिशन है, या फिर कभी कभी कोई हमने ऐसे दवाई या ड्रग्स ले ली जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, या कभी कभी एस्पिरिन की वजह से भी अस्थमा का अटैक हमें आ सकता है। उसके अलावा अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है किसी चीज का, तो जो पर्सन अस्थमा के लिए प्रीडिस्पोज्ड है उसको अस्थमा का अटैक आ सकता है। और इसके अलावा कभी हमने एक्सरसाइज कर ली, तो ये सब कुछ कारण है जिस वजह से हमें अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो इसमें ये होता है कि हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि सिकुड़ जाती है। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जो हमारे एयरवे है उसकी सोजिश हो जाती है। इसकी वजह से में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खांसी होना और व्हीजिंग होता है कि जब हमने सांस ली और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमें एक साउंड आवाज आएगी, तो उससे हमें पता चल सकता है कि इस इंसान को अस्थमा का अटैक आ रहा है। हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो भी अफेक्ट हो जाती है। और अगर ये सिवियर एक्यूट अटैक हो जाए तो उसमें और भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। उसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, उसमें हमें अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर और कोमा में भी इंसान जा सकता है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। अब बात करेंगे अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे करना है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए आप एक फिजिशियन को कंसल्ट कर लें, जो आपकी चेस्ट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसके अलावा हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम IgE एंटीबॉडी का चेक करवा सकते हैं कि कहीं हमारी ब्लड में IgE एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है ये एलर्जिक अस्थमा के केस में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो ये था कि हमें डायग्नोसिस कैसे करना है अस्थमा का। तो अब हम बात करेंगे कि अस्थमा के लिए ड्रग्स। अब मैं एज अ फार्माकोलॉजिस्ट अस्थमा के लिए ड्रग्स की बात करूंगी, जिसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं और हम मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स देते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट देते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं बाय द इनहेलेशनल रूट। तो इसके लिए जो दवाइयां हम मेनली यूज करते हैं वो हम MDI मीटर डोज इनहेलर या नेबुलाइजर के थ्रू हम वो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर क्रॉनिक अस्थमा है तो हम ओरल रूट से भी, ओरल यानी कि मुंह के जरिए भी दवाई ले सकते हैं और इनहेलेशनल रूट से भी दवाई ले सकते हैं। बट जब भी हमें एक्यूट अटैक आ रहा है तो हमें इनहेलेशनल रूट से प्रेफर करते हैं, जिससे कि हमारा जल्दी एक्शन होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ये हमारी छोटी सी आज की वीडियो थी अस्थमा के लिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत आती है तो आपको अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए और इन जो हमारे सिम्टम्स हैं, जो भी सिम्टम्स आपको आते हैं, उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay safe and take care.